अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आपने जो पहला लेक्चर था हमारा जिसमें हमने साइंस, फिज़िक्स और पेपर स्कीम के बारे में डिस्कस किया होगा, उसे खूब एंजॉय किया होगा। और अब हम आपकी तरफ लेके आए फर्स्ट लेक्चर, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर वो उसे ज़ीरो लेक्चर कहते हैं, ताकि हमारी जो इंट्रोडक्शन था फिज़िक्स के साथ और जो हमारा पेपर स्कीम थी वो ज़ीरो लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। अब हम पढ़ते हैं फ़िज़िक्स का फर्स्ट टॉपिक। तो सबसे ये चीज़ हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स जो है इसे हम नेचर कहते हैं। फ़िज़िक्स जो है ये नेचर को ओबे करती है। और इसमें दो चीज़ें हैं जो फ़िज़िक्स में, जब भी हम फ़िज़िक्स का नाम लेते हैं तो दो चीज़ें हमारे जहन में उसी वक्त आती हैं। एक पहली चीज़ है मैटर और सेकंड हमारे पास है एनर्जी। और मैटर और एनर्जी, इन दोनों का जब हम म्यूचुअल कम्बिनेशन लेते हैं, रिलेशनशिप लेते हैं, तो इस पूरे फिनोमेनन्स को हम फ़िज़िक्स बोलते हैं। मैटर क्या है? मैटर एवरीथिंग अराउंड यू, हमारे सराउंडिंग में, हमारे गिरदोनुमा में जो भी चीज़ है, ये मार्कर है, वाइट बोर्ड है, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी चीज़ है, चेयर्स हैं, वो सारी की सारी क्या चीज़ है? मैटर। लेकिन मैटर जो है इसकी कुछ टाइप्स हैं। तो मैटर की हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं ऑब्जर्वेबल, वो हमारे पास 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। और कुछ इनकी मुख्तलिफ टर्म्स में या मुख्तलिफ कंडीशंस में हम इनकी स्टेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मैटर स्टेट्स के बारे में। एक हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर, ये लिक्विड क्रिस्टल को हम कहते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास सम स्टेट एग्जिस्ट एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर हम कुछ मैटर्स को डिस्कस करते हैं, जैसे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, न्यूट्रॉन, डिजेनरेट मैटर्स है, क्वार्क्स, ग्लॉन, प्लाज्मा है। और लास्ट में हमारे पास एनर्जी क्या है? एनर्जी हम कहते हैं किसी काम को करने की सलाहियत या एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात है कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही इसे ज़ाया किया जा सकता है। एनर्जी जो है ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है। अब हम आते हैं फ़िज़िक्स, अपने मेन टॉपिक इंट्रोडक्शन की तरफ। तो फ़िज़िक्स जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि 19वीं सेंचुरी के एंड तक फिज़िसिस्ट जो थे ये एक चीज़ पे बिलीव इनका हो गया था कि हमने फ़िज़िक्स के मतलब जितनी भी डिस्कवरीज़ हैं, जो भी चीज़ फ़िज़िक्स के बारे में है, वो सारी की सारी हमने डिस्कवर कर ली है। अब फ़िज़िक्स में करने को और कोई काम नहीं रहा। लेकिन एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी तक तो ये बात थी और फिज़िसिस्ट इसके ऊपर बिलीव करते थे। लेकिन जैसे 20वीं सेंचुरी का स्टार्ट होता है तो कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है, तो उनको जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो पहले वाली फ़िज़िक्स है वो सारी की सारी कोलैप्स कर जाती है, वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती। तो यहाँ आके फिर हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो जो न्यू एक्सपेरिमेंट हमारे पास आए थे, इन्होंने हमारी पिछली फ़िज़िक्स जो थी इसको गलत तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन यह है कि उनके ऊपर वो पहले वाली फ़िज़िक्स जो थी वो अप्लाई नहीं होती थी। यहाँ आके एक नया डिसिप्लिन, एक नई फ़िज़िक्स शुरू होती है जिसे हम मॉडर्न फ़िज़िक्स कहते हैं। तो बेसिकली फिर हम फ़िज़िक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहले हिस्से को हम कहते हैं मैक्रो लेवल और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल हम बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे एक इंसान का मूव करना, किसी बस का, कार का चलना, चेयर्स का एक जगह से दूसरी जगह पे उसको मूव करके ले जाना, ये चीज़ें हमारे पास मैक्रो लेवल में होती। तो माइक्रो लेवल में वो चीज़ें होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे, एटम्स के बारे में बात करेंगे, एटम की एग्जिस्टेंस को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को देखेंगे, प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर वो किस पोजीशन में पाया जाता है, न्यूट्रॉन या उसके कुछ पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ 19वीं सेंचुरी जो थी, यहाँ से एक फ़िज़िक्स का आगाज़ हुआ जो नई मॉडर्न फ़िज़िक्स थी। मॉडर्न फ़िज़िक्स में हमने वो चीज़ें जो आज हम अपनी ज़िंदगी की आसाइश के लिए यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें वो मॉडर्न फ़िज़िक्स की मरहून मिन्नत हैं। तो मॉडर्न फ़िज़िक्स जब आई, इसने मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स को बर्थ किया, उनको पैदा किया कि नए नए डिसिप्लिन हमारे पास है जिनके बारे में पहले हम नहीं जानते थे। सबसे पहली चीज़, जब 20वीं सेंचुरी का स्टार्ट हुआ तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स ने उस वक़्त जन्म लिया जब हमने एटम्स के बारे में हमने ये कहा था कि ये इंडिविजिबल है और ये नाकाबिले तकसीम है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन होती है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है,
तो उस वक्त हमारे पास एक फिज़िक्स के अंदर एक नया डिसिप्लिन, एक नई ब्रांच बन जाती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स। अब इस न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर हम ज़्यादातर एटॉमिक न्यूक्लियाई की बातें करते हैं कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है ये किस तरीके से बना है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, और ये न्यूक्लियाई जो है ये क्या क्या हमारे पास काम करता है, या न्यूक्लियस से हम क्या क्या काम ले सकते हैं, या इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं। उसके बाद आता है पार्टिकल फिज़िक्स। ये भी बड़ी एक अच्छी ब्रांच है फिज़िक्स की। इसके अंदर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं। जब हमें एटम के अंदर न्यूक्लियस का इल्म हुआ, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का इल्म हुआ, तो फिर उसके बाद हम इसको मज़ीद हमने रिसर्च किया तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर मोर देन 100 पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम मेजॉन, पाइमेजॉन, केमेजॉन वगैरह के नाम से जानते हैं। और इन पार्टिकल को हमने, जो इनकी स्टडीज़ थी, जो इनका नॉलेज था, उसे हमने पार्टिकल फिज़िक्स का नाम दे दिया। अब तीसरी जो चीज़ हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स में आई उसे हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक फ़िज़िक्स। ये रिलेटिविस्टिक फ़िज़िक्स जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे हम क्वांटम फिज़िक्स भी कहते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है कि इसमें हम उस चीज़ को डील करते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। जब कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो उसके टाइम वेरिएशन आता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, मास वेरिएशन आता है, और एनर्जी मास इक्वेशन इज इक्वल टू mc² को भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। एक नई चीज़ हमारे पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स आई। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स जो थी ये किसी भी सॉलिड के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, या एटम्स हैं इनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर क्या है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये किस तरीके से अंदर किसी चीज़ के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। तो यहाँ तक तो जो हमारे पास 20वीं सेंचुरी का स्टार्ट था उसने हमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स ऑफ फिज़िक्स दिए जिनको हमने अभी डिस्कस किया है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है कि फ़िज़िक्स जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बाकी साइंस के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर इसको एक फ़ोकियत हासिल है कि ये हर सब्जेक्ट के साथ अटैच होती है। फिज़िक्स इज़ मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेज एंड प्रोवाइड्स अदर ब्रांच ऑफ साइंस बेसिक प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल्स लॉ। फिज़िक्स क्या करती है कि ये हर साइंस के सब्जेक्ट के लिए बेसिक्स लॉ को बनाती है, उनके साथ अटैचमेंट करती है। इसी वजह से हम फिज़िक्स को कहते हैं फिज़िक्स इज़ द हार्ट ऑफ साइंस, या दूसरे तरह हम इसे ये भी कह सकते हैं फिज़िक्स इज़ द किंग। अब फिज़िक्स जब किसी दूसरे एटम्स के साथ, किसी दूसरी ब्रांचेस के साथ अटैच होती है तो अटैच होने के बाद ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो फिज़िक्स जब केमिस्ट्री के साथ मिलेगी तो ओवरलैप कर जाएगी, हम उसे बोलेंगे कि हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री जो है ये नई ब्रांच जो है जनरेट हुई है। अगर वो बायोलॉजी के साथ अटैच करती है तो हम उसे बोलते हैं बायोफिज़िक्स। अगर वो एस्ट्रोफिज़िक्स है, हेल्थ के साथ है, तो उसे हम हेल्थ फिज़िक्स का नाम देते हैं। अगर उसे हम किसी मेडिकल इक्विपमेंट के लिए फ़िज़िक्स को यूज़ करके कोई मेडिकल चीज़ के इक्विपमेंट के लिए कोई चीज़ बनाते हैं, मशीनरी वगैरह बनाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं मेडिकल फ़िज़िक्स। अब उसके बाद फ़िज़िक्स जब इतनी ज़्यादा ब्रांचेस प्रोड्यूस हुई, फ़िज़िक्स में नई नई ब्रांचेस हमारे पास आई, तो फिज़िक्स ने एक और बहुत अच्छा काम किया, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में लिया। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक चिप है जिसे हम सैंड से, रेत से सिलिकॉन निकालते हैं और सिलिकॉन से हम वो चिप तैयार करते हैं, और यही चिप हमारी अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे अहम रोल जो है वो अदा कर रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम देखें तो हमारा जो पूरी दुनिया के साथ रवाबत है, हमने जो पूरा ग्लोबलाइज वर्ल्ड को देखा हुआ कि वर्ल्ड ग्लोबल है, तो उसको हम देखते हैं कि वो एक इस चिप की वजह से काम मुमकिन हो सका था। तो चिप जो थी ये बेसिक आइडियाज़ ऑफ फिज़िक्स के ऊपर बनाई गई थी। ये रेत से, सैंड से हमने सिलिकॉन निकाला। सिलिकॉन को जब बच्चों हमने उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस किया तो हमारे पास एक कंप्यूटर की चिप, एक किसी मोबाइल की चिप हमने बनाई, और उसी चीज़ को हमने आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया। अब इसके इस्तेमाल से हमारी पूरी दुनिया जो है वो हमारी दस्तरस में आ गई। तो बच्चों ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हम अब आईटी के दौर में ज़िंदा हैं। हमारे पास पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारी एक क्लिक में, हमारे थंब के अंदर, हमारी एक क्लिक के अंदर पूरी दुनिया के साथ हम अटैच हो सकते हैं। पूरी दुनिया से हम लाइव क्रिकेट मैच, कोई भी चीज़ जो एक जगह पर होती है वो विद इन सेकंड्स हमारे तक
लाइफ पहुंच जाती है। तो ये सारे का सारा कमाल जो है ये फिज़िक्स का है। लेकिन सिर्फ फिज़िक्स भी इसमें काम नहीं करती, इसमें बाकी डिसिप्लिन्स का भी, बाकी ब्रांचेस का भी उतना ही रोल है जितना फिज़िक्स का है। लेकिन फ़िज़िक्स जो है इसका ज़्यादा रोल इसलिए है क्योंकि ये बेसिक आइडियाज़ या बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर फ़िज़िक्स काम करती है, और इससे हमें उसने मोबाइल की चिप दी, मोबाइल की चिप से हम फर्दर काम करते गए, हमने कंप्यूटर बनाया, मोबाइल फ़ोन बनाया, हमने सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा। अब सैटेलाइट्स के ज़रिए कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं तो वो सैटेलाइट्स के ज़रिए हमारे तक आती है। हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिज़िक्स की मरहूने मिन्नत है, उसमें चिप यूज़ होती है। हम सैटेलाइट से कोई मैच लाइव देख रहे हैं, वो भी हमारे पास फ़िज़िक्स की मरहूने मिन्नत है। तो बेटा फ़िज़िक्स जो है इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये हार्ट ऑफ साइंस भी है, या हम कहते हैं फ़िज़िक्स इज़ द किंग। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको ये क्वेश्चन, ये टॉपिक काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेक्चर है फ़िज़िक्स का पार्ट 1 का, और सेकंड लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।